नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 19वां प्रकरण अधूरा गीत। विजय दुदुम्भी बजाता हुआ भादों का बादल धरती से विदा ले चुका था। छैला की तरह झूमते चलने वाले बादलों के अतिरिक्त आकाश लगभग स्वच्छ था। आने वाली शरद ऋतु के स्वागत में गुलाल उड़ाती संध्या भी अस्त हो चुकी थी। शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा क्षितिज के पास खड़ा मंद मंद हंस रहा था। पृथ्वी पर भी शरदागम के गीत गाए जाने शुरू हो गए थे। उधड़िया के लोगों ने भी हर साल की भांति गांव के बीच में गरबा की व्यवस्था की थी। बालिकाओं ने टूटे फूटे गीतों से शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन शाम होने पर भी न तो गांव के युवक ही गीत गाने को इकट्ठे हुए और न कोई युवती ही आई। हालांकि पहले 1-2 दिन तो ऐसा ही होता है कि कोई 2 जने आते हैं और बराबर वालों को न पाकर लौट जाते हैं। लेकिन आज वहाँ 3-4 जने आते और वे उस लोंडियाई पंचायत को देखकर निराश हो जाते। हाँ, यदि कोई बुलाने वाला आग्रह करके रोकने वाला होता तो पहले ही दिन से, भले ही देर से सही, शुरुआत हो ही जाती। और शुरुआत होने के बाद किसी को बुलाने या आग्रह करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं रहती। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा माही का लाल होता ही है जो इस प्रकार के हर एक मामले में घर के ब्याह की तरह सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ले और आग्रह करके शुरुआत करा दे। उधड़िया में ऐसे पद का अधिकारी, विशेषकर गीत गाने के मामले में यदि कोई था तो वह कांजी ही था। उसके बिना आज 3 दिन बीतने पर भी सब सूना सूना ही था। एक देवी ने तो कहा भी, यदि आज काना बाई होता तो क्या गाने की रंगत न जमती। 2-4 आदमियों के साथ पास ही की खाट पर बैठे भगत जी के कान में ये शब्द पड़े। बोले, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि 2 लफंगे हों, 2 सांड हों, 2 चतुर हों और 2 पागल हों, तभी गांव बसता है। और धीरे धीरे मूँछों पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाए, क्या समय आया है। और भगत जी की कही हुई बात याद आने पर मनारे बोल उठा, समय ऐसा नहीं है भगत काका, यह तो रांड बखत ही ऐसी है। और हंसने लगा। भगत जी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, मरेगा कोई गाना न गाएगा तो भगत काका, तुम तो ये समय और बखत की कहानी कहो, ये सब सुने तो सही। उसके बाद तो औरतों ने भी भगत जी पर हल्ला बोल दिया, कहो कहो भगत काका, हमें भी तो ऐसी कहानी सुनाओ। पहले तो कभी कभी कहते भी थे, परंतु अब तो तुम भी बिल्कुल समय जैसे हो गए हो। लड़के भी भगत जी की खाट के चारों ओर सिमट आए। समय और बखत, वक्त में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगत जी ने एक कहानी कही है जिसमें समय को पुरुष का प्रतीक होने से पुल्लिंग रूप में और बखत को स्त्री का प्रतीक होने से स्त्रीलिंग में रखा है। हमने भी कहानी की आत्मा को रक्षार्थ इसे इसी रूप में लिया है। दूसरे पड़े एक लक्कड़ पर बैठे 2-4 युवकों ने भी एक खाट उठाकर भगत जी की बगल में डाल ली। युवतियां भी पास सरक आई। अब भगत जी का छुटकारा न था। खास कर उन्होंने कहानी शुरू की। समय नाम का एक आदमी था। एक दिन वह पास के बड़े गांव में सौदा सुलभ लेने गया। तेल है, मिर्च है, अट है, सट है, यूँ लेते लिवाते देर हो गई। समय ने जल्दी की। उन मिर्च नमक की पोटलियों को एक में लपेटकर पीठ पर डाला और तेल की बोतल हाथ में लेकर लंबे लंबे डग भरते हुए चला। चलते चलते समय मन में कह रहा था, आज घर जाकर ऐसा बिना पानी का साग बनाऊंगा कि बस। सरसों का तेल तो ले ही लिया है, कढ़ाई में 2 परी डालकर ऊपर से राई मेथी छोड़कर ऐसा जोर का बघार दूंगा। लेकिन समय बघारता क्या अपना सिर। उसके घर में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे कि बिना पानी का साग होता। लेकिन समय भाई को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। उसे तो बहुत दिन बाद मिलने वाले सरसों के तेल का जोरदार बघार देना था। जैसे दिमाग में दिए जाने वाले बघार का धुआं नाक में घुस गया हो, ऐसे समय को इस समय तो खांसी भी आ गई। फिर भले ही घर जाकर वह रोज की तरह कढ़ाई खटकावे। इतनी बात होते होते तो दूर बैठी औरतें भी न जाने कब पास सरक आई थी। गरबा गाने वाली लड़कियां भी मौका पाकर वहां बैठ गई थी। मोहल्ले के वृद्ध पुरुषों को जब कहानी की गंध आई तो वे भी चुपचाप आकर खाट की पाटी पर टिक गए। गरबा का दीपक भी ऐसे शांत और निश्चल भाव से जल रहा था जैसे वह भी कहानी सुनने में तल्लीन हो। सबकी आंखें भगत जी की ओर लगी थी और यदि एक बुढ़िया की नज़र न पड़ी होती तो किसी को इस बात का पता भी न चलता कि गरबा के दीपक का घी कुत्ते के पेट में कब चला गया।
हुक्के के 2 घूंट लेकर भगत जी ने कहानी को फिर आगे बढ़ाया। इसी बीच हीरा जैसा हुंकरा भरने वाला भी आ गया। फिर क्या कहना था। इसके बाद तो समय भाई गेहूं की रोटी बनाऊंगा, कंकू भाभी के यहाँ से थोड़ा सा घी भी लाऊंगा और यूं खूब मन के लड्डू खा रहा था। इस प्रकार रास्ते में खाना भी तैयार कर लिया। ऐसा करके जैसे ही खाना खाने बैठने की सोची कि उसके कान में औरत की सी आवाज़ आई। समय ने मन में कहा, घर में साली औरत तो है नहीं, फिर ये बोल कौन रहा है। अगल बगल नज़र डालकर देखा तो पता चला कि एक तो वह खुद ही रास्ते में जानमारी करके चल रहा है और दूसरे दाईं ओर एक औरत भी चली आ रही है। समय भाई ने सोचा कि चाल धीमी कर दे, पर रोब ही रोब में तेज चलना जारी रखा। औरत ने दोबारा पूछा, किस गांव के रहने वाले हो? उधड़िया कहकर समय भाई आगे बढ़े। अपने ही गांव का नाम सुना तो लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। होगा कोई हीरा भाई जैसा, तो दूसरे ने किसी और का नाम लिया। भगत जी ने आगे कहा, वह औरत अपनी इस काली के जैसी मुंह फटोगी। पूछा, लेकिन अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है समय, कहकर ढीले पड़ते समय भाई ने मन की लगाम खींची और फिर तेजी से चलने लगे। उस औरत ने जरा नखरे से कहा, ओहो, ऐसे गज गज भर के डग भर कर चल रहे हो, जरा साथ तो दो। समय भाई के पैरों में जैसे किसी ने लाठी मार दी हो। मन में सोचा, एक से दो भले, और धीमे पड़ते हुए पूछा, लेकिन अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा नाम है बखत, कहकर उस औरत ने अपनी तारे जैसी आंखें समय के ऊपर जमा दी। समय भाई कुछ खिले, बोले, नाम तो अच्छा है, लेकिन बखत भी उसका उपल्ला पाठ थी। होठों में हंसती हुई बोली, तो तुम्हारा ही नाम कौन सा बुरा है? समय कैसा सुंदर नाम है, कहकर वह समय भाई की ओर मोहक दृष्टि से देखने लगी। कहानी कहते हुए भगत जी अभिनय भी कर रहे थे। यह देखकर औरतें पेट पकड़कर हंस रही थी। भगत जी ने आगे कहा, ऐसे करते करते दोनों जने शाम को उधड़िया आ पहुँचे। समय ने सोचा, बेटा, तूने औरत का साथ दिया सो तो ठीक किया, पर अब वह जाएगी कहाँ? समय भाई मोहल्ले के नाके पर ही रुक गए। बखत से पूछा, लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ? औरत को आश्चर्य हुआ। समय के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्यों? तुम तो कहते थे कि उधड़िया में रहता हूँ, तुम्हारा घर तो होगा ना? सिर खुजाते हुए समय भाई बोले, घर तो है, परंतु घर में मैं अकेला ही हूँ। तो मैं भी तो अकेली ही हूँ, कहते हुए बखत उसके आगे आगे होली। बेचारे समय भाई भी डरते डरते और ये सोचते हुए कि कहीं कोई देख न रहा हो, परेशान से पीछे पीछे चले। समय कमर की करघनी में लगी चाबी खोलने को हुए कि उससे पहले ही बखत ने उसे खोल लिया और दरवाज़ा खोलकर ऐसे घर में घुस गई जैसे घर की ही औरत हो। समय भाई यूँ खुद भी शौकीन तबीयत थे, जेब में दियासलाई भी थी और शहर से पैसे का पान बीड़ी भी लेते आए थे। बखत ने दियासलाई लेकर दिया जलाया, मुंह फाड़कर खड़े समय के हाथ से बोतल लेकर बैठो ने खाट पर कहा और बोतल को पनहरी के ऊपर लगी कील से लटका दिया। समय मुंह देखता रह गया। बेटा, कील होते हुए भी तू बोतल को चूल्हे के ऊपर क्यों रखता था? इतना भी न सूझा? इसके बाद बखत पोटली लेकर आराम से घर में बैठी छोटी छोटी पोटलियाँ देखी। इसमें क्या है, इसमें क्या है, यूँ पूछती हुई एक के बाद एक खोलने लगी। खाट पर बैठे समय ने मन में कहा, चाहे जो कुछ करो, पर घर तो औरत का ही है समय। हीरा ने समर्थन किया, हाँ भाई, और लोगों की ओर देखकर बोला, एक तो संड मुसंड आदमी और ऊपर से मिल गई तितली जैसी औरत, फिर क्यों नहीं होगा? भगत जी ने आगे कहा, इसके बाद तो भाई समय के नहाने के लिए गर्म पानी भी किया और बिना पानी के मूंग रांध कर 3 रोटियां भी बना डाली। खाने के लिए बैठे समय को लगा, मान चाहे न मान समय, पर है यह अपने पिछले जन्म की संबंधिन ही, तुम्हें तो लगेगी ही। काली धीमे से बड़बड़ाई। भगत जी कहने लगे, बखत बाट देखती बैठी थी कि कब समय की थाली की रोटी खत्म हो और कब दूसरी रखे, लेकिन रोटी तो तब न खत्म हो जबकि खावे। खाने वाला आज हर्ष से फूला नहीं समाता था, एक गस्सा मुंह में रखता था और झुक झुक कर बखत के मुंह की ओर देखता था। बखत के कहे बिना न रहा गया, छोड़ो न, यूं व्यर्थ की बातें क्यों करते रहते हो? समय हंसकर बोला, ऐसी बखत इस जन्म में फिर कब, परंतु आएगी। कहने से पहले ही बखत बोल उठी,
बखत तो आ ही गई है ना, जी ठिकाने करके खा लो चुपचाप। हीरा बोल उठा, देखी लुच्ची की बात, कैसी चालाक औरत है। चालाक तो है ही, कहकर गांव के लोग हंसने लगे। फिर भगत काका, जरा हुक्का तो पीने दो, कहकर 2-4 कश खींचे और फिर हुक्के को चलता किया। बोले, फिर तो खा पीकर दोनों जने सो गए। भगत जी के पास वाली खाट के किसी युवक ने प्रश्न किया, एक साथ या अलग अलग? और इस प्रश्न ने तो न केवल समस्त मंडली को वरन भगत जी को भी हंसा दिया। भगत जी ने जवाब भी दे दिया, यह तो सब समझ लेने की बात है भाई। समय जैसे संड मुसंड आदमी के यहाँ ऐसे कौन से मेहमान आते हैं जो 2-4 खाटे रखता। और ये सुनकर तो लोग और भी ज़्यादा ज़ोर से हंस पड़े। दिन निकलते ही लोगों को इस बखत के आने की खबर पड़ी। कुछ दिन तक तो लोगों ने सोचा कि कोई नाते रिश्तेदार, लेकिन बाद में संदेह हुआ कि चाहे जैसी नाते रिश्तेदार हो, 2-4 दिन ही रहेगी न, कहीं इस प्रकार 10-15 दिन थोड़े ही रहेगी। और अब तो समय भाई का नक्शा ही बिल्कुल बदल गया। न पानी भरने जाना और न पीसना कूटना। नहाने का पानी भी बखत ही भर लाती, पनिहारिनों से पूछे बिना ना रहा गया। ए बखत, समय तेरा क्या लगता है? बखत भी उनकी गुरु थी, बोली, यह तो समय से ही पूछना। लोगों ने फिर समय से पूछा, ए समय, तेरे घर ये कौन आई है? खाट में आड़े लेटकर हुक्का गुड़गुड़ाने वाले समय ने जवाब दिया, बखत है, दूसरा कौन आने वाला था? अरे, ये तो हम भी जानते हैं कि बखत है, लेकिन तेरा और उसका संबंध क्या है? हीरा जैसे घुटे हुए आदमी ने पूछा। और समय ने भी वही जवाब दिया, यह तो तुम बखत से ही पूछना। और जो भगत जी को कहना था उसे गांव की औरतों ने कह दिया। मरा समय भी खूब था। बोलने के लिए तैयार बैठे हुए मनारे ने उछल कर कहा, इसमें बेचारा समय क्या करे, यह तो रांड बखत ही ऐसी थी। तभी बगल में मुखिया बोला, भैया, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, समय और बखत दोनों ही एक से हैं। और भगत जी ने कहानी को समाप्त करते हुए निष्कर्ष निकाला, उस दिन से समय और बखत एक हो गए हैं। जैसे अभी होश में आए हों ऐसे लोग बोले, हाँ भाई हाँ, समय कहो या बखत, दोनों एक के एक हैं। और अरे बाप रे, मेरे तो पैर ही सो गए, कहते हुए खड़े हुए। पर इतने में ही भगत जी कहने लगे, ऐसे कोई नहीं जाने पाएगा, इकट्ठे हुए हो तो गाना गाकर ही अलग अलग होंगे, कहानी कोई यूं ही नहीं कही है, समझे? जब साधारण दिनों में ही भगत जी को नाराज़ करने की किसी की हिम्मत न थी, तो आज तो होती ही कैसे। फिर आज सबको गीत गाने का जोश भी था। देखते देखते घेरा बना डाला। आड़े लेटकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए भगत जी ने इन युवक युवतियों को गरबा में घूमते देखकर मन में कहा, और क्या, जवानी के ये 5 वर्ष ही तो नाचने गाने के हैं। और एक भारी सांस लेकर आगे बोले, फिर तो कोई कहेगा ही नहीं कि उठ और गा। माता के छोटे छोटे 5 गीत गाने के बाद तो युवकों को कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। पैर भी अभी अभी खुले थे, आवाज़ भी तीखी हुई थी। 4 युवक गा रहे थे, बाकी के युवक और युवतियां सुर पूर रहे थे। बेमा सगवाड़ा की गली तो होती है सांकरी री, बेमा जो मैं बैल लऊं तो अकेली री, तेरो हकवैया है परदेश मेरी, बेमा आदो जो बन गयो यूं ही भी। ना जाने कैसे भगत जी को यकायक कांजी की याद आई। जैसे ही वे एक भारी सांस लेकर उसे निकालने को हुए कि एक लड़का खबर लाया, कान्हा भाई आए हैं। वहाँ बैठे हर एक के कान में ये बात पहुँच गई। गाना गाते हुए हीरा ने भी सुनी, झट बाहर निकल आया, लेकिन भगत जी ने उसे रोका। तू गा, हम उसे यहीं बुलाते हैं। और जब तक भगत जी कहें तब तक 2-3 लड़के दौड़ भी गए। गाँव की स्त्रियों के पीछे कोई ऐसे गुड़मुड़ हुए बैठा था जैसे पूस की ठंड में सिकुड़ गया हो। कान्हा जी की खबर सुनते ही उसने सिर ऊपर किया, उठने की तैयारी की, पर उठ न सकी। इतने में ही कांजी दिखाई दिया। उन सब में शायद उसी ने सबसे पहले उसे देखा होगा। वही लाल साफा और वही कमीज कोट। चाल भी पहले जैसी ही तेज थी। मुंह अवश्य कुछ सूखा हुआ लगता था, हो सकता है कि अंधेरे के कारण लगता हो, लेकिन यह सब उसने एक ही नज़र में देख लिया था। दूसरी नज़र डालकर तो वह उठी और हाथ बगल में दबाए तथा नीचा सिर किए दबे पैरों चली गई। एक औरत ने तो पीछे से कहा भी, मालिक को मरे अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ और गाना सुनने के लिए आने में रांड को शर्म भी नहीं आती।
तभी जीवी के मोहल्ले में रहने वाली एक औरत बोल उठी, तुम तो कहती हो, पर वह बेचारी क्या करे। रात दिन कान के कलीले झाड़ने वाली गालियाँ कैसे सुने बहन। इससे तो यहाँ आकर कुछ देर बैठ जाए तो जी तो बहले। उसे कौन सा गीत गाना था जो शर्म आती। बुढ़िया की काएँ काएँ से तो अब सारा मोहल्ला ही तंग आ गया है। जबकि उधर भगत जी कांजी को देखते ही कह रहे थे, ओहो इतनी रात गए कहाँ से भाई। भगत जी से भेंट करके राम राम कहते हुए कांजी बोला, दिन छिपे तो मोटर ने बाजार में उतारा, फिर देर तो होती ही। सबसे भेंटने के बाद कांजी भगत जी के पास बैठा, लेकिन मनारे आदि युवकों ने उससे गीत गाने का आग्रह किया। थक तो गए होगे काना भाई, पर 2-1 गीत तो तुम्हें गाने ही पड़ेंगे, हमने भी आज ही शुरू किए हैं। भगत जी को भी ये अच्छा लगा। कान्ह जी को हुक्के के 2 घूंट लेने देकर उन्होंने उठाया। तेरे बिना तो सब सुना था, इन सबको जरा बता कि गीत कैसे गाना चाहिए, उठ। कान्ह जी उठा और हीरा के गले में हाथ डाला। हीरा ने मनारे के गले में और मनारे ने चौथे के। यूं घूमते घूमते गरबा के आसपास 4-5 चक्कर तो वैसे ही लगाए। कान्ह जी ने हीरा से सलाह कर ली थी कि कौन सा गावेंगे। 2-3 नाम लिए, पर हीरा ने ये तो गा लिए कहकर मना कर दिया। अंत में कान्ह जी ने नया ही गीत उठाया। हीरा को उसने पंक्ति गाकर सुना दी, राग और पंक्ति के बारे में भी बताया। मनारे तथा दूसरा युवक सामने की ओर गए। साथ के लोग जब तक दोहराते तब तक कान्ह जी हीरा को दूसरी पंक्ति बता देता। रानी एक पलक ते उछारो और दूजी ते लियो संभारी। कान्ह जी की इस एक पंक्ति ने लोगों के हृदयों को मतवाला बना दिया। दूसरी बार उसी पंक्ति को दोहराया और जैसे वातावरण को अपने अधिकार में कर रहा हो, ऐसे हाथ के लहके के साथ दूसरी पंक्ति गाई। दूधिया आँखियाँ भर के निहाओ और पुत्री के करी दियो शहा। तीसरी पंक्ति कहते हुए तो उसके हाथ के इशारों और मुंह के बहावों में ऐसा तादम्य हो गया था जैसे वह लोगों को भूल गया हो। रानी हुलसित हिये ते खिलायो और छाती ते करी दियो दूर। रानी अंगूरी ते क्यों इशारो करयो, क्यों अंगूठा ते धकेली करयो मजबूर। उसकी अंतिम पंक्ति गाते गाते तो लगा जैसे वह किसी से विनय कर रहा हो। हल्के हल्के कंपन के साथ निकलती हुई उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जैसे उसकी आत्मा ही पिघलकर उसमें समा गई हो। आकाश में कहीं से एक बदली आ गई थी। रानी दूर भागूं और तो ही छोड़ूं मैं, औरूं करूं कहाँ दुख को मार्यो रे। ओ रानी दोष हंसू निसी सोवत बीते, क्यों मोही संकट में डार्यो रे। मेरी विनय यही अपनी आँखिन में, तू अंजन सारी बो छोड़ी दी जोरे। आज ते काली कटीली इन बोहन ते, तू इशारो करी बो छोड़ी दी जोरे। गीत पूरा होने पर क्षण भर के लिए तो इतनी गहरी शांति व्याप्त हो गई कि बगल की दीवार के पास से किसी की हल्की सिसकी जैसी भी सुनाई दी। तभी तो एक औरत ने पूछा, अरे वहाँ घर में किसी का छोरा रो रहा है क्या। होगा किसी का, कहती हुई एक औरत खड़ी हुई। लो अब तो मुर्गा बोलने को हुआ, उठो, कहती हुई दूसरी औरत भी उठी। लेकिन इतने में ही 4-5 लड़कियों के साथ काली को खड़ी होते देखा। वे नाथी के साथ सलाह करती और हंसती हुई गरबा के पीछे घूमने लगी। एक औरत ने तो कहा भी, क्यों री अभी तेरा मन नहीं भरा है क्या। नहीं, क्या कान्हा भाई को मुंह तोड़ जवाब दिए बिना वह रह सकती है। काली भी गांव में गीतों का खजाना कही जाती थी, फिर कान्जी के गीत का, और वह भी ऐसे गीत का, जवाब दिए बिना वह कैसे रह सकती थी। लोगों के कथनानुसार कान्जी यदि गांठ से जोड़ता था तो काली भी जहाँ तहाँ से सीख आती थी, और जैसे अपने इसी आत्मविश्वास की दृढ़ता का प्रमाण दे रही हो, ऐसे काली ने एक पंक्ति गाई। गीत अधूरो न छोड़ रे बालम, गीत अधूरो न छोड़। 3 तालियों पर घूमती काली की छटा ही अलौकिक थी। चैतन्य होकर बल खाती उसकी देहलता, पैर के तालुओं और तालियों की ताल तथा इन सब के साथ कंठ का सुमेल तो एकमात्र काली ही साध सकती थी। कान्ह जी ने हुक्का छोड़कर गीत पर कान दिए। हियरा में आई न ठेल रे बालम, होंठ पे आई न ठेल। और जैसे यह कम हो, ऐसे काली ने कान्ह जी की ओर जरा गर्दन मोड़कर तीसरी पंक्ति गाई। हियरा ते पगले न खेल रे बालम,
भोली ते ऐसे न खेल। कान्ह जी ने एक भारी सांस ली और पीछे की कड़ी सुनकर तो सांस लेना भी भूल गया। पास बुलाए ना धकेल रे बालम, छाती से दूर न धकेल। और अंतिम कड़ी सुनकर तो कान्ह जी की शक्ल ऐसी हो गई जैसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वह हंस रहा है या रो रहा है। छाती ते दूर न धकेल रे बालम, हियरा ते पगले न खेल। छाती से दूर न धकेल रे बालम, हियरा ते पगले न खेल। इसके बाद तो काली के साथ कान्ह जी का हृदय भी गा रो रहा था। गीत अधूरो न छोड़ रे बालम, होठ पे आई न ठेल। कान्ह जी की आंखों में पानी था, जबकि काली की ओर लगी अन्य आंखों में आश्चर्य और आनंद दोनों थे। औरतें तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गई। कोई कहती थी, न जाने रांड कहाँ से सीख आती है, एक से एक बढ़कर निकालती है। तो कोई कान्ह जी को 21 ठहरा रही थी, तो कोई कान्हा भाई ही कौन कम है, मरा न जाने अपने आप बनाता है या किसी किताब से निकालता है। और इस प्रकार बातें करते करते औरतें उठने लगी। भगत जी और हीरा के साथ उठने वाला कान्ह जी भी घर की ओर चला, पर दिमाग में तो गीत अधूरो न छोड़ ही घूम रहा था। बड़ी रात तक जागते पड़े रहने वाले कान्ह जी को तो ये भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जीवी ने बनाया हो, और एक भारी सांस लेकर करवट बदलता हुआ बोला, गीत अधूरा छोड़ने जैसा ही हुआ है ना।